हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्लास 6 चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं जो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट करें और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और हमारी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है कि आखेटक। आखेटक किसको कहा जाता है? शिकारी के लिए आखेटक को यूज़ करा जाता है। इसमें दिया गया है कि नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी, यानी कि आखेट मैंने ऊपर बताया था आपको, शिकारियों को कहा जाता है, यानी कि आखेट यानी कि शिकार किया करते थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें दिया गया है कि जैसे उत्तर प्रदेश की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में क्या है? सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ हैं। और 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। और उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बारे में बताया। और यहाँ पर है उत्तर पूर्व के गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, यानी कि उत्तर पूर्व में गारो है और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। और ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? चावल की फसल उगाई गई। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। और इसमें हमें नीचे नदियों का एक मैप दिया गया है जो आपको बहुत अच्छी तरह इसको रिवाइज करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको पता चले उत्तर से पश्चिम में कौन सी नदियाँ बहती हैं, पूर्व से पश्चिम में कौन सी नदियाँ बहती हैं और दक्षिण से पूर्व में कौन सी नदियाँ बहती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है हमें कि गंगा के दक्षिण में इन नदी के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मदद, यानी कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। गंगा की सहायक नदी क्या बताई गई है? सोन है, जो गंगा के दक्षिण में बहती है। तो इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में इसको मगध के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम क्या है? बिहार है। वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। और उसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे उस टाइम पे। चलिए इसके नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और अपने एटलस में ईरान का यूनान, ये हमें पता लगाने के लिए कहा गया है, जो बच्चों को एक्टिविटीज़ मिलती हैं। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, ये क्वेश्चन ज़रूरी आते हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने आपको लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, जो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदौस अथवा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता है, यानी कि एक ग्रुप के लिए किया जाता था उत्तर पश्चिम के लोगों में। और संस्कृत को आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। चलिए ताड़पत्रों के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। ताड़पत्र आपको नीचे भी दिखाया गया है एक किताबी
किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध लिया था। और बुर्ज पेड़ की छाल, इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर यू, बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये बुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है पांडुलिपि। और मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने हम। नेक्स्ट पेज है कि इसमें दिया गया कि प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इनकी प्राकृतिक भाषा कौन करते थे? जो आम जनता होती थी, प्राकृतिक भाषा उनके लिए यूज होती थी। हम अब लेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ये आपको दिखाया गया है नीचे, एक ताड़पत्र पे किया गया है, अभिलेख बनाया गया है। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। और इस शासक के विषय में ये हम अध्याय 8 में लेसन 8 में पढ़ेंगे। और जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। हमें कुछ भी लिखते हैं तो किसी की ना किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे इस टाइम पे हम देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं। तो लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम भी एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नाम के दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो लिखा गया है वो अरामाइक और लिपियों में यूनानी लिपि में दिया गया है। नीचे भी है कि कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने पर व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र तथा मूर्ति का अध्ययन करते हैं। और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का भी तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्व। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यानी कि अतीत शब्द किसके लिए यूज करा गया है? बहुवचन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नेक्स्ट पेज में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे। ये जो बॉक्सेस होते हैं, किसी कलरफुल बॉक्सेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसको आप रोज़ हर चैप्टर के रीड करने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसवी पूर्व कहा जाता है। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। जैसे हम 100 BC लिखते हैं, उसको भी ये शो करता है। 100 BC लिखा जाता है। कभी कभी तिथियों से पहले AD भी लगाया जाता था। और यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनाया तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह BC तथा AE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में हम इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले के लिए यूज करा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको हमारी ऐसी रोज़ वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर पाएँ
और इससे आपको आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।